महादेव ऐप ऑनलाइन बेटिंग केस में बड़ी खबर सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी ने अभिनेता रणबीर कपूर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला लिया है और माना जा रहा है कि रणबीर कपूर को नोटिस जांच की पहली कड़ी है। आगे कई सितारों पर जांच की आंच आ सकती है। महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी केस में एक्शन। ऑनलाइन बेटिंग ऐप का बॉलीवुड कनेक्शन। ईडी की जांच के घेर में कई सितारे। जांच का बढ़ता दायरा, मुश्किलों का घेरा। यह उसी ग्रैंड वेडिंग की तस्वीर है जिसमें बॉलीवुड के नामी गिरामी चेहरों के साथ और भी कई हस्तियों ने शिरकत की थी। यह वही शादी है जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। और यह वही शादी है जिसमें शामिल होने के बाद सितारों पर जांच की आंच आ गई है। यह शादी थी महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की, जिसने महादेव बुक ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर अवैध सट्टेबाजी का ऐसा मायाजाल बुना जिसमें माया नगरी के सितारे फंस गए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े इस मामले में अब ईडी ने बड़ा कदम उठाते हुए सेलेब्स को समन भेजना शुरू कर दिया है और इस कड़ी में सबसे पहला नाम सामने आया है अभिनेता रणबीर कपूर का, जिन्हें ईडी एजेंसी ने समन जारी करते हुए 6 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया है। रणबीर कपूर ने भी सौरभ चंद्राकर की शादी में शिरकत की थी। माना जा रहा है कि पूछताछ में ईडी उनसे शादी में शामिल होने, परफॉर्म करने और पेमेंट से लेकर कई सवाल दाग सकती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रणबीर कपूर ही ईडी के टारगेट पर हैं। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड से जुड़े कई बड़े नाम ईडी के रडार पर हैं, जिनसे आने वाले समय में ईडी पूछताछ कर सकती है। जिन सितारों पर शिकंजा कस सकता है उन पर महादेव ऐप पर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वालों के साथ पैसे के लेन देन का आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महादेव ऐप के प्रमोटर की शादी में शामिल होने वाली हस्तियों को हवाला के जरिए करोड़ों का भुगतान किया गया था। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से विदेश और प्राइवेट जेट में खूब मौज मस्ती हुई थी। इस केस में ईडी ने बीते महीने कई शहरों में छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की भारी भरकम रकम के साथ ईडी को कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर अभिनेत्री सन्नी लियोनी से केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पूछताछ करेगी और ये पूछताछ की जो प्रक्रिया होगी ये मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में होगी। और अगर मामले की बात करें कि आखिर कौन सा ऐसा मामला है जिसमें कि बॉलीवुड के इस सेलिब्रिटी को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, इस मामले में जो ईडी के हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ समय पहले महादेव ऐप जो एक ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़ा हुआ एक एप्लीकेशन है, ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े हुए कई ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों को अंजाम दिया जा रहा था। तो इस मामले में एक केस रजिस्टर किया गया था और इस मामले पर सर्च ऑपरेशन को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें कि राजधानी दिल्ली, कोलकाता, महाराष्ट्र के कई लोकेशंस में और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई लोकेशंस पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई महत्वपूर्ण जानकारियां में लगी थी और इसके साथ साथ ये भी पता चला था कि तकरीबन 112 करोड़ का हवाला ट्रांजैक्शन जो है वो भी हुआ है और किन किन लोगों के माध्यम से हुआ वो भी पता चला है। तो लिहाजा इन तमाम मामलों को खंगालने के लिए, विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब जांच एजेंसी उन तमाम लोगों को अब नोटिस भेज रही है और समन भेज करके उस तमाम लोगों को बुलाया जा रहा है और जिसमें कि आगे की प्रक्रिया होगी और आगे की पूछताछ की प्रक्रिया के तहत इस मामले को जाना जाएगा कि किन किन लोगों की भूमिका रही है। महादेव बुक को ऑनलाइन सट्टे का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, जिसका नेटवर्क कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई राज्यों के अलावा दुबई और कई अन्य देशों में फैला है। लेकिन इस ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी का खेल जहां से शुरू हुआ वो है छत्तीसगढ़ का भिलाई शहर। महादेव बुक का करता धरता और इसकी नींव रखने वाला सौरभ चंद्राकर भिलाई का रहने वाला है।
जिसने कोरोना काल से पहले दुबई से लिंक जुगाड़कर महादेव बुक की शुरुआत की और ऐसे कनेक्शन बनाए कि महादेव बुक सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया। इस खेल में सौरभ चंद्राकर अकेला नहीं है। सौरभ चंद्राकर का सबसे करीबी है रवि उत्पल, जिसे महादेव बुक में सेकंड वैन और सौरभ का राइट हैंड बताया जाता है। तीसरा बड़ा नाम है राज गुप्ता। इसे सौरभ चंद्राकर का मित्र कहा जा सकता है, क्योंकि भिलाई में महादेव बुक की सबसे ज्यादा आईडी इसी के पास थी। भिलाई में महादेव की जड़ें जमाने के पीछे राज गुप्ता का ही दिमाग था। राज गुप्ता पहले 10,000 रुपए महीने में कपड़े की दुकान में काम किया करता था। महादेव बुक में चौथा बड़ा नाम है नीतीश दीवान। ये भी भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। राज गुप्ता के जरिए इसकी मुलाकात सौरभ चंद्राकर से हुई थी। बताया जाता है कि सौरभ को नीतीश इतना पसंद आ गया कि वो उसे अपने साथ दुबई ले गया, जहां उसने बड़े बॉलीवुड एक्टर्स के साथ मिलकर नया सट्टा ऐप लॉन्च कर डाला। सौरभ चंद्राकर और उसके साथियों पर कई धाराओं में केस दर्ज हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि ऑनलाइन सट्टा किंग कहे जाने वाले सौरभ और रवि के पाकिस्तानियों से भी कनेक्शन हैं। दोनों ने दुबई पहुंचने के बाद 2 पाकिस्तानियों से संपर्क किया और उन्हें बिजनेस पार्टनर बनाकर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में करोड़ों रुपए निवेश कराए। कितना बड़ा है महादेव बुक का नेटवर्क, ये भी जरा जान लीजिए। महादेव बुक में जिन लोगों ने पैसा लगाया है उनमें 3 विदेशी इन्वेस्टर भी शामिल हैं, जिनका कनेक्शन पाकिस्तान और दुबई से है। 10 कारोबारी भारत के शामिल हैं, जिन्होंने महादेव बुक पर पैसा लगाया है। 2000 से ज्यादा युवक भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं, जो नेटवर्क में जुड़कर काम कर रहे हैं। वैशाली नगर, शांति नगर, कैंप, कुर्सी पार और जुनवानी से ही 500 से ज्यादा लड़के इस काम में जुड़े हैं। 2019 में शुरू हुए इस ऐप के पूरे देश में 35 लाख से ज्यादा यूजर हैं और 10 से ज्यादा राज्यों में महादेव बुक का जाल फैला है। महादेव बुक की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई को भी अंजाम दिया जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद सामने आया कि ऑनलाइन सट्टे के इस महा नेटवर्क का पैसा इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। उज्जैन में दर्ज केस के मामले की जांच के बाद ये भी पता चला कि नेटवर्क का पूरा पैसा उद्योगपतियों के खाते में जमा किया जाता है। इसके लिए उद्योगपतियों को 10 से 12% तक का कमीशन भी दिया जाता है। कारोबार का पैसा इंदौर के 2 बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया था। पुलिस की जांच में जितने भी बैंक अकाउंट नंबर सामने आए हैं, उनके सभी खाता मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। पता ये भी चला है कि भिलाई में सौरभ और रवि से जुड़े कुछ लोग सट्टे के पैसे से जगदलपुर और यूपी में जमीन खरीदने और पेट्रोल पंप खोलने में निवेश कर रहे हैं। साथ ही भिलाई के कुछ सराफा कारोबारियों का पैसा भी महादेव बुक के जरिए हेर फेर किया जा रहा है। इसके अलावा निवेशकों का पैसा गोल्ड में तब्दील करने के लिए कोलकाता के रास्ते देश के अलग अलग शहरों में पहुंचाया जा रहा है। दुर्ग पुलिस महादेव बुक का नेटवर्क ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक महादेव बुक की कई ब्रांच को बंद किया जा चुका है। 100 से ज्यादा गुर्गों को पकड़ा भी जा चुका है। 24 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश भी बैंकों में फ्रीज किया जा चुका है। कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही हैं और जांच के साथ साथ कार्रवाई भी आगे बढ़ती जा रही है। पुलिस के अलावा ईडी ने भी अब जांच की डायरी के पन्ने पलटने शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक बड़ा नाम अभिनेता रणबीर कपूर का सामने आया। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जब आने वाले वक्त में कई और हस्तियां भी केंद्रीय जांच एजेंसी की चौखट पर नजर आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। सीएम हाउस की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई है, जहां पर 4 युवक सीएम हाउस में घुस गए। 2 मोटरसाइकिल से सीएम हाउस में ये युवक घुस गए। बेहद बड़ी खबर, इस वक्त हैरान कर देने वाली खबर आपको बता रहे हैं। सीएम हाउस में बहुत बड़ी सुरक्षा चूक यहां पर सामने आई। 2 मोटरसाइकिल से सीएम हाउस में 4 युवक घुस जाते हैं। हालांकि पुलिस ने बाद में चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। तेज रफ्तार से
सीएम हाउस में ये युवक घुस गए। अब पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस नियत से ये घुसे थे और क्या इन्हें नहीं मालूम था कि ये सीएम हाउस है, और सीएम हाउस में कैसे इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जाती है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम हाउस में सुरक्षा में बेहद बड़ी चूक सामने आई है। 4 युवक सीएम हाउस में तेज गति से घुस जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे। देखिए ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को रोक लिया है, इन युवकों को रोका है, इनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये कैसे घुस गए, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक इसे माना जा सकता है। देखिए कैसे पुलिस इन्हें डिटेन कर रही है, कैसे इनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है, पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन ये घुस कैसे गए, आखिर क्या इनकी मंशा थी, तमाम सवाल हैं। और ये गाड़ी का नंबर भी आप देख सकते हैं। मामले की जांच की जा रही है। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, ये किस नियत से घुसे थे युवक, कब पुलिस पूछताछ में पता चलेगा। लेकिन 4 युवक 2 मोटरसाइकिल से तेज गति के साथ सीएम हाउस में दाखिल हो जाते हैं। ये सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे थे? बहुत बहुत गंभीर चूक है ये। निश्चित तौर पर पुलिस देखिए, और वो भी उस समय जब सीएम हाउस में कैबिनेट बैठक की तमाम मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था, उसी समय ये बड़ी चूक सामने आई है जब 2 युवक तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल लेकर सीएम हाउस में दाखिल हो गए। तमाम सुरक्षाकर्मी गेट पर मौजूद थे, लेकिन फिर भी एक जो आपको पहला गेट नजर आएगा, जो पहला एक फाटक है, उसको भी उन्होंने पार कर लिया। और उसके बाद 20 मीटर अंदर करीब एक और गेट है, उसे भी वो लोग पार करने में कामयाब हो गए। उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ पाई, रोक पाई और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनसे अब पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है। हालांकि ये भी इस मामले में संभवतः माना जा रहा है कि एक जो सीएम हाउस के गेट के लिए जो रास्ता एंटर होता है, उसके जस्ट बगल में जो रास्ता जाता है वो भोपाल का जो पर्यटन स्थल है बोट क्लब, उस और वो रास्ता जाता है। तो वो एक संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि गलती से वो टर्न ना लेकर सीधे सीएम हाउस के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीएम हाउस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। और गलती से टर्न लेकर अगर ये सीएम हाउस में दाखिल हो गए, सुरक्षाकर्मी कर क्या रहे थे वहां पर? उनकी ड्यूटी इसलिए तो तैनात होती है, गेट लगाया जाता है, वहां पर क्या वो नहीं था? क्या हो रहा था? ये बड़ी हैरान कर देने वाली खबर। ये युवक जो नजर आ रहे हैं, इनकी उम्र भी ज्यादा नजर नहीं आ रही है। निश्चित तौर पर देखिए, उम्र भी इनकी ज्यादा नहीं है और ये किसी तरीके से ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है ये संभवतः नाबालिग भी निकले और हेलमेट वगैरह भी ये लोग नहीं लगाए हुए थे। तेज रफ्तार से सीधे सीएम हाउस के अंदर दाखिल हो गए। हालांकि जब ये पूरा मामला घटित हुआ उस टाइम जो गेट थे वो खुले हुए थे, और वो इसलिए खुले हुए थे क्योंकि जो लगातार मंत्री और अफसर पहुंच रहे थे सीएम हाउस में, क्योंकि कैबिनेट की बैठक आयोजित होनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी परिंदा जिस जगह पर नहीं मार सकता, वहां 2 गाड़ियों पर युवक इस तरीके से अगर दाखिल हो जाए तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सीएम हाउस की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। और वो भी कैबिनेट बैठक के दौरान ये एक कहीं ना कहीं जांच का दायरे, पूरे मामले की जांच भी होनी चाहिए और जो युवक हैं उनसे भी अब पूछताछ होगी, जिसमें आने वाले समय में जो खुलासे हैं वो हो सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल युवकों से तो पूछताछ होनी चाहिए। सुरक्षाकर्मी कर क्या रहे थे? अगर कैबिनेट की बैठक चल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। सुरक्षाकर्मी होते किस लिए हैं? सुरक्षा चेक तो होना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा कौन है ये युवक, कैसे ये दाखिल हो गए, ये जानना बेहद जरूरी है। पुलिस इसी जांच में लगी हुई है। बढ़ते हैं आगे। रायगढ़ में भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया गया और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के बोनस के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और बड़ा आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने बोनस बंद कर दिया है और उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और बोनस की अनुमति भी मांगी गई है। ये भारतीय जनता पार्टी संगवारी मनाते और आरोप लगाते, वो मन कहते कि तुम 2 साल के बोनस दू के रे तेल नहीं दे, कहते ना रमन सरकार के वो तो ऐसे चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, वो 2 साल के बाजे रितेल देबो, हमू मन के देबो, हमू कहा सन देबो, लेकिन बोनस ला बंद कौन करे है? बताओ बोनस ला कौन बंद करवाई? मोदी सरकार। मैं यहां 3 दिन पहले चिट्ठी लिखे हैं प्रधानमंत्री ला, मोला बोनस दे के अनुमति दे कावर की प्रतिबंध लगाए हुआ, बोनस दे के अनुमति दे 2 साल के लगभग 4000 करोड़ रुपया किसान मन के बोनस बनते। ये मंच के माध्यम से खड़गे साहब की उपस्थिति में कहा था, भारत सरकार अनुमति दे वो 4000 करोड़ किसान के खाता में जाए।
वैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, प्रदेश सरकार से अपनी मांगे पूरी कराने के लिए कई लोग, कई संगठन प्रदर्शन करें, कई कर्मचारी प्रदर्शन करें। इस कड़ी में अंबिकापुर में सैकड़ों लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इनकी ये मांग है कि प्रदेश सरकार वादे के मुताबिक सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को पट्टा बांटे। पट्टे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और पट्टा नहीं देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी गई। कलेक्ट्रेट आए थे, हम लोग को पट्टा नहीं मिलता है। हमारा जो वर्तमान का सरकार है बोलती है कि नहीं हम पट्टा देंगे। जब इलेक्शन के टाइम में बोले थे कि 15 दिन के अंदर में हम पट्टा दे देंगे, लेकिन हम लोग को पट्टा नहीं दिया गया। हम लोग रायपुर तक गए, वहाँ तक ज्ञापन हम लोग सौंपे। कलेक्टर के पास कितना बार हम लोग कागजात दिए हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कलेक्टर के यहाँ आए हैं और हमारे लिए पट्टा चाहिए और सबसे निवेदन है कि हमारे लिए पट्टा दिला दें। 20-30 साल से रह रहे हैं, अभी तक बोलते हैं कि पट्टा देंगे पर अभी तक कुछ नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। पुनर्वास भूमि के संबंध में ज्ञापन आज प्रस्तुत किया गया है और एक ज्ञापन को जो संबोधित है सक्षम अधिकारिता के माध्यम से प्रस्तुत कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि बाल्को ने प्रोजेक्ट पंछी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले समुदाय की 1000 युवा लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना है। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की सोच को साकार करते हुए भर्ती अभियान चलाया गया है, जो इन लड़कियों को प्रगति के नए अवसर देगा। इस परियोजना से लड़कियां आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को पार कर अपनी शिक्षा पूरी करने और स्थायी आजीविका हासिल करने में सफल होंगी। पंछी परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में 86 लड़कियों को चयन पत्र भी बांटे गए। बहुत बड़ी समस्या होती है कि उस दौर में तो प्रोजेक्ट पंछी से लड़कियों के जीवन में बदलाव आएगा। वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए बाल्को की तरफ से ये प्रोजेक्ट पंछी जो है ये शुरू किया गया है और इनमें लड़कियों का चयन किया जा रहा है। 86 लड़कियों को पहले फेज में 86 लड़कियों को प्रमाण पत्र बांटे गए उनके चयनित होने पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।